वंदों में श्री नेमि जिन गुरु नेमि चंद्र मुनिराज। लब्धि सार जिन सुत नमन मन वचन से आज। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को पहला सोपान कहा। पर से भिन्न न जातम दर्शन को सुख का स्थान कहा। निज दर्शन होते ही कर्मों में हलचल मच जाती है। दर्श मोह का उपशम क्षय उपशम वा क्षय कहलाती है। जिससे औपशमिक शायोपशम व शायिक नाम मिलते हैं। औपशमिक के प्रथम द्वितीय भेद जिनागम में चलते। प्रथमोपशम के पूर्व नियम से पंचलब्धियां होती है। विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण ये होती है। प्रथम चार सामान्य कही है भव्य अभव सभी पाते। करण लब्धि पाते ही भविजन 100% सम्यक पाते। अतः अपूर्व निवृत्ति ये तीन करण ही कारण है। इनके अलावा शेष प्रवृत्ति सबकी सब साधारण है। अतः इन्हीं का कथन अब करने का है भाव। ध्यान पूर्वक श्रवण करो धरो चित्त में चाव। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित लब्धि सारजी ग्रंथ के आधार से पंचलब्धि और उसका विशेष विषय तीन करण का विषय अपना चल रहा है। ऐसे तीन करण को समझने के पूर्व में जो अन्य चार लब्धियां होती हैं उनकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। प्रथम लब्धि है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी है विशुद्धि लब्धि, तीसरी है देशना लब्धि, चौथी है प्रायोग लब्धि। इनकी हमने चर्चा कर ली। बस 2 या 3 मिनट में बस इनको देखते हुए अपन सीधे करण लब्धि की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। क्षयोपशम लब्धि में हमने देखा किस जीव के जिस समय भी अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा हीन होकर उदय में आने लग जाए, उस समय जो योग्यता प्रकट हुई उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। ये बार बार अपन रोज ही दोहराते हैं जिससे रिवीजन होता रहे तो एकदम विषय पक्का हो जाए, है ना। कल से एग्जाम भी होगी, इसकी कल भी हो सकती, परसों भी आपको टाइम टेबल मिला होगा, है ना। कल ही है, देख लेना जब भी हो। तैयारी तो अपनी आज से ही रहे। अब परीक्षा चाहे कल रात को हो चाहे परसों सुबह हो। क्षयोपशम लब्धि की चर्चा अपन ने देख ली। विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि का होना और विशुद्धि लब्धि का प्रकट होना, समझ लो इसका होना क्षयोपशम लब्धि होते ही साथ में विशुद्धि लब्धि प्रकट हो जाती है। क्षयोपशम लब्धि में तो 8 कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभागहीन होता है। विशुद्धि लब्धि में मोहिनी की मुख्यतावश है, जहां मोह की मंदता कषाय की मंदता होती है तो धर्मानुराग रूप परिणाम धर्म को सुनने समझने का भाव उत्पन्न होता है। और जब ऐसा भाव हुआ तभी यह जीव उसके लिए छानबीन करता है, खोज करता है, सत्य की खोज करता है ना। सत्य की खोज विशुद्धि लब्धि पूर्वक ही हो सकती है ना। जैसे अपनी सत्य की खोज लिखी हुई है वैसा कहो, चाहे वस्तु स्वरूप की खोज, वस्तु स्वरूप को समझने की जो इच्छा है, अंदर की भावना है, वह विशुद्धि लब्धि पूर्वक ही होती है। विशुद्धि लब्धि हो जाने के बाद वह तत्व ग्रहण करने को उत्सुक होता है, सुनने समझने को उत्सुक होता है। कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिल जाए, कोई हमें बता दे, कोई हमारा भला कर दे, हमें समझा दे, कुछ सिखा दे, हमें सही मार्ग बता दे,
ऐसा भाव होता है ना। जैसे अपन लौकिक व्यवहार में अपन उदाहरण लें तो जब फाइनल ईयर के अंत में आते हैं, जब माला मुरझाने लग जाती है ना, आखिरी के 6 महीने बचते हैं, तब होता कि नहीं ऐसा विकल्प कि क्या करें, अब क्या करना है, हमारे स्वर्गों जैसे भोग भूमि जैसे सुख तो अब समाप्त हो रहे हैं और अब तो अब मैदान में उतरना है। अब क्या करें, क्या करना है, ये कोर्स करें कि वो कोर्स करें, बिजनेस करें कि जॉब के लिए प्रयास करें, टीचर बने कि लेक्चरर बने, सिंपल बीएड करें कि एमए करके नेट की तैयारी करके पीएचडी करके यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएं। कोई सोचता है हम तो ये सब इस फील्ड में नहीं जाएंगे, हम तो न्यूज़ विभाग में जाएंगे, कोई हम टीवी पर न्यूज़ देंगे, कोई अलग अलग, अरे इसमें सब कॉमन है, अपन थोड़ा नया करेंगे, हम आईपीएस आईएएस इसकी तैयारी करेंगे। कितने सारे विकल्प होते हैं, कोई तो बताए, कोई तो समझाए, कहीं तो रास्ता मिले। इस तरह की खुद को आगे बढ़ने की जो इच्छा जैसे यहाँ होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी विशुद्धि लब्धि की बात होती है कि मेरा कल्याण किसमें है, मेरा भला कैसे होगा। जब इस तरह की इच्छा उत्पन्न हुई फिर आगे बढ़ता है। फिर जो उस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं उनको खोजता है, जिन्होंने उस सत्य को पा लिया है, वस्तु स्वरूप को समझ लिया है, ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी ही हो सकते हैं और उनकी खोज करने के बाद उनसे कुछ पूछता है, समझता है, और जब पूछता है समझता है वे समझाते हैं, जो उपदेश देते हैं वह उपदेश कहलाता है देशना। और उस देशना में जीव के कल्याण की ही बात आती है। अब वो शब्दों में बदल बदल के कह दो, है तो आत्म कल्याण की बात। अब उस आत्म कल्याण की थोड़े और वैरायटी का विभाजन, आत्मा को समझना है तो आत्मा को भी समझना है, आत्मा से जो भिन्न है उसको भी समझना है, फिर उसी के और विशेष हैं उनको भी समझना है। तो ऐसे में वो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इन सबका पूरा वर्णन आ जाता है। ये देशना में सुन लिया, सुनने के बाद उसका बारंबार विचार करे, चिंतन करे। 4 बिंदुओं से अपन ने देखा था, श्रवण, ग्रहण और धारणा और निर्धारण, इन एंगल से चले। तब जब वह निरंतर चिंतन मनन में लग गया, उस समय समझना उसको देशना लब्धि की प्राप्ति हो गई। और देशना लब्धि की प्राप्ति हो जाने के बाद जब वह बार बार चिंतन धारा को और लगातार बढ़ाता है तो उसके बल पर प्रायोग लब्धि प्रकट होती है। और प्रायोग लब्धि जब प्रकट होती है तो उसका फल 2 रूपों में बताया, एक तो कर्मों की स्थिति का घटना और दूसरा अनुभाग का घटना। अनुभाग का घटना माने पाप प्रकृतियों के अनुभाग का घटना और पुण्य अनुभाग का बढ़ना, ये सारा काम होता है। तो स्थिति घटकर कितनी हो जाती है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है, स्थिति घटी। और अनुभाग पाप का घटकर 2 स्थानीय हो जाता है और पुण्य का बढ़कर चतुस्थानीय हो जाता है। कल तो हमने जाने लिया था, घाती कर्म की प्रकृतियों में 4 वैरायटी का अनुभाग बताया था, शैल, अस्थि, दारू और लता। ये उदाहरण मात्र हैं, इससे हमें इतना समझना है जैसे शैल पत्थर एकदम मजबूत होता है, ऐसे ही घाती कर्मों का जो फल है बहुत ही भयानक होता है। जैसे पत्थर की चोट हमें बहुत ज्यादा लगती है, ऐसे ही घाती कर्म का जब उदय आता है तो उससे बहुत भयानक चोट लगती है। चोट लगती माने बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है। तो शैल, फिर उससे सेकंड पार्ट है उसका थोड़ा उससे कमजोर, पत्थर की अपेक्षा कमजोर है, वो थोड़ा समझ लो उससे कम पाप का उदय। फिर उससे दारू, उससे थोड़ा और कम, और सबसे अंतिम है लता। लेकिन ये है सब पाप रूप ही। तो जैसे उदाहरण रूप में बताए ऐसे ही घाती कर्मों में भी इस प्रकार का पाप का उदय, उससे कमजोर पाप है ही नहीं, लता वाला तक। ये घाती कर्म है। अघाती कर्म में पुण्य और पाप 2 रूप से विभाजन किया। घाती कर्म में तो 4 ही प्रकार का है, सारा पाप रूप है। और प्रायोग लब्धि में 4 में से कितना माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया। शैल और अस्थि वाला माइनस हो गया, दारू और लता वाला, इतना ही पाप का उदय उसमें अनुभाग शेष रहता है।
तो उदय में आके फल देता है। माने बहुत ज्यादा तकलीफदायी पाप का उदय नहीं रहता। और अघाती करों में जाते हैं तो अघाती करों में 2 वैरायटी बताई, एक पाप रूप एक पुण्य रूप। तो पाप रूप में निम्ब, कांजी, विष और हलाहल, ये कड़वे कड़वे हैं, 4 वैरायटी के। ऐसे पाप का फल भी ऐसा ही होता है, थोड़ी तकलीफ होना, उससे और अधिक तकलीफ होना, और तीव्र पाप का उदय हो और अधिक तकलीफ होना, और भी एकदम महापाप का उदय हो महा तकलीफ होना। माने जैसे पाप में 4 वैरायटी बताई हैं, ये उदाहरण देके बताई हैं। तो ये पाप रूप जो पाप में 4 वैरायटी बताई, इनमें प्रायोग लब्धि के बल पर 4 में से घटकर इसमें भी 2 स्थानीय बचता है। वो कौन सा? निम्ब और कांजी। विष और हलाहल वाला नहीं होता है। ये तो पाप का घट गया। पुण्य में क्या होना है? पुण्य में बढ़ना ही है चारों प्रकार से। पुण्य में भी 4 वैरायटी बताई थी, मीठे मीठे वाली, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। गुड़ मीठा है, खांड उससे और मीठी है, शर्करा और मीठी है, अमृत और मीठा है। तो जैसे मिठास में इनमें अधिकता है, उसी तरह पुण्य कर्म भी एक तरह से मिठास रूप ही है। अभी कर्णानुयोग का विषय चल रहा है, अभी अध्यात्म की दृष्टि नहीं है ना। नहीं तो कोई कहे क्या मीठा, पुण्य का तो सब दिखावा है वो सब पुण्य जो सुखाभास है वो बिल्कुल वही परम सत्य है, वो अध्यात्म की दृष्टि से। अभी कर्णानुयोग का विषय है, तो अभी यहाँ यही कहा जाएगा कि जैसे इनमें मिठास तत्व बताया गया, उसी तरह पुण्य की भी इसी तरह की मिठास रूप है कि अच्छा और अच्छा, अनुकूल और अनुकूल, उससे भी अनुकूल और बहुत ज्यादा अनुकूल। माने सब तरह से अनुकूलता ही मिलेगी, ये बताता है हमें पुण्य का फल। तो इस प्रायोग लब्धि के बल पर चारों प्रकार का, लोग तो कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू, यहां तो 4 हाथ हो तो चारों हाथ में लड्डू बता दिए। चारों वैरायटी का पुण्य का विशेष रूप से अनुभाग फलता है, ये प्रायोग लब्धि के बल पर कहा गया है। इतनी बात अपन कर चुके थे कल तक। अब अपन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रायोग लब्धि में इतना ही जानना, और भी आपको थोड़ा और विशेष पढ़ना है तो PDF आपको मिल जाएगी, तो आप इसमें से थोड़ा और पढ़ लेंगे। इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा दिया है, बाकी मुख्य जो बात थी वो सारी हो चुकी। अपन आगे बढ़ते हैं। करण लब्धि पर आते हैं सीधा। करण लब्धि, करण, करण का अर्थ क्या है? अभी पहले दिन ही जब चर्चा हुई, कहीं भोजनालय में कोई ऐसी चर्चा कर रहा था, आप लोगों में से, शास्त्रियों में से नहीं, कोई और अदर व्यक्ति, कि आप ये जो 3 करण ले रहे हैं कक्षा में, तो 3 क्यों ले रहे, 7 का क्या होगा? 3 ही लेंगे क्या इस शिविर में? बाकी बचे जो 7 उनका क्या होगा? मैंने कौन से 7? हाँ वो समझ रहे थे कि वो जो 10 करण होते ना, मतलब आप उन 10 करण में से 3 करण लेने वाले हैं। कौन से पता है ना? कर्मों की जो 10 अवस्थाएं हैं उनको करण भी बोल देते हैं। तो 10 प्रकार की अवस्थाएं, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण आदि। तो 3 लेंगे, मैंने कि वो 10 चीजें अलग हैं और यहाँ 3 करण की व्यवस्था अलग है, तो उनको अलग ही समझना। वहां करण का प्रयोग अलग अर्थ में होता है, यहाँ पर अपन अलग अर्थ में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो करण का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वह देखते हैं। फिर करण के यहाँ पर 3 प्रकार हैं और उन तीनों प्रकारों को हमें समझना है। थोड़ा सा संक्षेप में और एकदम फास्ट बढ़ने का प्रयास करेंगे। उपयोग को बहुत सूक्ष्म करना। आज और कल 2 ही दिन है शेष, इसलिए अब विस्तार बहुत नहीं, लेकिन विषय पूरा हो जाए जितना बने प्रयास करते हैं। देखिए, करण के कई अर्थ हैं। सबसे पहले तो देखें, पहला पॉइंट, संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार, आपने कौमुदी वगैरह तो पढ़ी है सबने थोड़ी थोड़ी, है ना?
क्री धातु, करण में धातु है क्री, और उस क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगता है। आपको तो सूत्र भी याद होंगे ना सबको, है ना? ल्युट प्रत्यय के लिए ध्यान है कुछ? नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से करण शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सामान्य क्रिया। करण का अर्थ है सामान्य क्रिया। हम ये क्यों समझ रहे हैं? करण के बहुत अर्थ होते हैं, अनेक अनेक प्रसंगों में, अलग अलग प्रसंगों में करण के अलग जगह अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। तो हम यहां पर पहले सब जगह के करण शब्द के अर्थ देख लेते हैं, फिर यहां कौन सा करण लेना वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण जब पढ़ते हैं तो वहां करण शब्द बनता है क्री धातु। धातु मतलब वो इंग्लिश में होता है वर्ब। तो क्री धातु में प्रत्यय लगता है ल्युट। प्रत्यय तो जानते हैं ना सब, या तो सब शास्त्री बैठे हैं, है ना? अन्य लोगों को नहीं जानते होंगे। तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है, माने बाद में लगता है, जिसको बोलते हैं सफिक्स, सही है ना? और जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स, जो उपसर्ग होता है, जो बाद में लगे वो सफिक्स होता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से करण शब्द बनता है और उसका अर्थ होता है सामान्य क्रिया। करण माने क्रिया बस। अब नंबर 2, करण का अर्थ इंद्रिय भी होता है। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, है कहीं का कोई उदाहरण ध्यान? करण का अर्थ इंद्रिय है, ये भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। समय सोचने का कम है इसलिए नहीं ले रहा हूं, नहीं तो कहीं पूजन में, कहीं जयमाला में, अथवा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। करण का अर्थ होता है इंद्रिय, कई जगह प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3, किसी कार्य की सिद्धि में साधकतम करण। ये तो पढ़ा ही होगा, साधकतमम करणम। इसके 2 भेद हैं, बाह्य और आभ्यंतर। ये छोड़ दो। साधकतमम करणम, किसी भी कार्य की सिद्धि में जो साधकतम हो उसको भी करण कहते हैं। सहायक हो उसको करण कहते हैं। अब आगे अपन देखें, चारों अनुयोगों में से एक अनुयोग करणानुयोग में करण शब्द का अर्थ गणित है। अपन ने 4 अनुयोग है ना, प्रथम अनुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग। तो करणानुयोग है ना, करणानुयोग, उसमें जो करण अनुयोग, तो वहां जो करण शब्द है वहां करण का अर्थ है गणित, मैथ्स, गणित है उसका अर्थ। माने जहां कैलकुलेशन की जाए, कैलकुलेशन की मुख्यता हो, उसको कहते हैं करणानुयोग। ठीक है, अब 4 हो गए पॉइंट। अब 5वें पर बढ़ते हैं आगे। 47 शक्तियों का जब प्रकरण होता है तो वहां 47 शक्तियों में भी एक करण शक्ति है ना? किसी ने सुना होगा, कहीं प्रकरण बस पढ़ा होगा। तो वहां उसका अर्थ क्या लेना, देखो आगे। आत्मा की 47 शक्तियों में से करण शक्ति, वहां अर्थ है उसका होते हुए भाव के होने में अतिशय साधकतम पने मई शक्ति। माने जो होता हुआ भाव है उसमें अतिशय पने साधकतम, वहां पर उस अर्थ में लेना। विस्तार बहुत है, लेकिन बस इतना जानना भी कि वहां 47 शक्ति में करण का अर्थ अलग है। फिर नंबर 6वां, करण अर्थात जीव का परिणाम। करणाः परिणामा, करण का अर्थ परिणाम भी होता है। नंबर 7वां, कर्म प्रकृतियों की नियत विशिष्ट अवस्था को भी करण कहते हैं। देखो कितने सारे, ये जो 10 करण है ना, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, ये कर्म प्रकृतियों की अवस्थाएं हैं, उनको भी करण शब्द से कहा है। और 8वां पॉइंट, जिस परिणाम विशेष के द्वारा दर्शन मोह का उपसमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किया जाता है वह विशेष परिणाम करण कहा जाता है। और यहां पर कौन सा लेना, करण लब्धि। अरे करण लब्धि तो है,
लेकिन वहां करण लब्धि में करण का अर्थ इन 8 बिंदुओं में से कौन से नंबर का लेना? 8वें का लेना है, लिखा है ना, इसलिए लेना है ना, 8वें नंबर का। क्या जिस परिणाम विशेष के द्वारा क्या करना है? दर्शन मोह का उपसमादि रूप भाव, दर्शन मोह का उपसम हो जाए, क्षय हो जाए, क्षय उपसम हो जाए, है ना। इसमें मुख्यता से तो जब प्रथमोपसम सम्यक्त की बात होगी तो उपसम की ही मुख्यता है, उपसम ही होगा। तो जहां दर्शन मोह के उपसम की बात करना हो उस अर्थ में ही करण का अर्थ यहां विवक्षित है। माने करण का अर्थ लिया जाएगा कर्म के, दर्शन मोहिनी कर्म के उपसमादि रूप जो विशेष परिणाम हैं, माने ऐसे परिणाम जिससे दर्शन मोह का उपसम हो, ऐसे वे परिणाम यहां पर करण अर्थ से लिए गए हैं। माने करण अर्थात ऐसे परिणाम जिससे दर्शन मोह का उपशम नियम से होगा ही होगा। नियम से होगा मतलब अब उसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है। जिसको करण माने ऐसे परिणाम हो गए, करण लब्धि वाले परिणाम हो गए, अब उसके दर्शन मोह का उपशम होगा ही। कोई कहे चूक गया तो, बीमार पड़ गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो, कोरोना वगैरह हो गया तो, कैंसर हो गया तो, मन ना लगे तो, एक्सीडेंट हो जाए तो, है ट्रेन से गिर जाए कहीं से तो, पहाड़ी से गिर जाए तो, कोई गोली से मार दे, बंदूक से मार दे तो भी सम्यक दर्शन होगा। हाँ, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर, अब उसके दर्शन मोह का उपशम होना ही है। कोई विघ्न बाधाएं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उस परिणाम में इतनी ताकत होती है कि अब उस परिणाम को कोई विचलित नहीं कर सकता, बस एंट्री हो जाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने गुणस्थान पढ़ी है, तीसरा गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान की स्पेशल क्या खास विशेषता है? हाँ, उसमें मरण नहीं होता किसी का, पता होगा आपको। तीसरे गुणस्थान में किसी जीव का मरण नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई गोली से भी उड़ा दे तो भी नहीं मरेगा, तलवार मार दे तो भी नहीं मरेगा। इसलिए कई लोग ये सोचते हैं जी बढ़िया सिस्टम है, मान लो कोई तलवार मारने लगे, गोली से उड़ाने लगे, तो हम क्या करेंगे उस समय? तीसरे गुणस्थान में आ जाएंगे, मारो मारो मारो। मान लो चौथे में है अपन और कोई एकदम हार जाओ, ऐसी बंदूक लेके खड़ा हो जाए, उड़ा दूंगा अभी, उड़ाना उड़ाना, तो उड़ाने को तैयार, हाँ हाँ कर, बस तू सावधान, बस घुमा वो आवाज आ जाए एकदम, और बस बटन दबाओगे और सम्यक मिथ्यात्व का उदय हाजिर हो। और हाजिर हुआ तीसरे गुणस्थान में, कोई असर नहीं होना। ऐसा होता नहीं है, नहीं तो कोई सोचे कि अच्छा ये सुविधा है क्या, हाँ, नहीं तो ऐसी सुविधा का लाभ उठाने लग जाए है? लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि तीसरे गुणस्थान में किसी जीव का मरण नहीं होता, कुछ भी हो जाए। तो जैसे वहां तीसरे गुणस्थान में ऐसी विशेषता है, ऐसे यहां करण लब्धि के परिणाम में भी ऐसी विशेषता है कि कोई उस समय कोई भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन वह जीव दर्शन मोह का उपशम करेगा ही करेगा। इतनी ताकत होती है उस करण लब्धि के परिणाम में, और ऐसे परिणाम को ही करण लब्धि यहां पर कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे इस करण के 3 भेद कहे गए हैं, 3 भेद। अब तीनों भेदों के अपन नाम जानते हैं। पहला अधाकरण, पहला भेद है अधाकरण, अथवा उसका पूरा नाम तो है अधाह प्रवृत्त करण। शॉर्ट नाम तो है अधाकरण और फुल उसका पूरा नाम है अधाह प्रवृत्त। प्रवृत्त भी उसमें ऐड करना है तो पूरा नाम बन जाएगा अधाह प्रवृत्त करण। दूसरा है अपूर्व करण और तीसरा है अनिवृत्ति करण। अब तीनों को अपन यहां अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं, तीनों करण की परिभाषा।
पहले नंबर बताते हैं, जहां उपरिम समयवर्ती जीवों के परिणाम निचले समयवर्ती जीवों से मिलते हैं। फिर से अच्छे से आराम से, अब यहां पर थोड़े से आराम से चलेंगे। फिर से, जहां उपरिम समयवर्ती जीवों के परिणाम निचले समयवर्ती जीवों से मिलते हैं, मैच करते हैं, ऐसे परिणाम जहां हो उसको कहते हैं आधाहकरण। अब इसको अपन थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। ये क्या होता है? उपरिम समयवर्ती, निचले समयवर्ती, उपरिम निचले क्या है? देखो, इसमें देखो विशेष लिखा ना सबसे नीचे, सम्यक क्या लिखा? ये तीन करण नाना जीवों की अपेक्षा कहे गए हैं। कौन से नाना है? किसके नाना? नाना मतलब किसी के नाना नहीं। ये शास्त्रों में अच्छे अच्छे शब्द आते हैं ना, जब तीन लोग की चर्चा पढ़ते हैं तो वहां था राजू, तो ऐसा लगता है किसी कौन से राजू की बात चल रही है? राजू मामा की बात चल रही है कि राजू चाचा की बात चल रही है? कौन से राजू समझ में नहीं आता है। तो राजू यहां पर क्या लिखा है? नाना है ना, तो इन नाना की बात भी नहीं चल रही है। ठीक है यानी बराबर ना? यानी बता रही है कि मेरे मामा का नाम राजू है और मेरे नाना की बात कर रहे हैं, ना राजू की बात कर रहे हैं मामा की, ना नाना की बात कर रहे हैं। सही है ना? देखो, अब यहां बात कर रहे हैं उपरिम समय, यहां नाना जीवों की अपेक्षा, नाना मतलब अलग अलग जीवों की अपेक्षा, भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा तुलना करके यहां कथन किया है। यदि इंडिविजुअल चलेंगे, एक एक व्यक्ति का देखा जाए, उनका अपना अपना स्वयं का परिणाम है विशुद्ध परिणाम। परिणामों की विशुद्धता क्रम क्रम से बढ़ती चली जाती है एक व्यक्तिगत यदि अपन देखें तो। और यदि तुलना करेंगे, मान लो दो जीवों की तुलना करेंगे, तो वहां एक उपरिम समयवर्ती और एक निचले समयवर्ती। जैसे उदाहरण के लिए, कोई जीव चार लब्धि पार करते हुए, शयोपसम विशुद्धि देशना प्रायोग लब्धि को पार करते हुए, और बहुत कुछ काम कर लिया उसने, कर्मों की स्थिति घटा दी, अनुभाग घटा दिया, पाप का घटा दिया, पुण्य का बढ़ा लिया, इतना काम कर लिया। अब उसके परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जा रही है। अब परिणामों में जो विशुद्धि बढ़ रही है, तो विशुद्धि एकदम, अब उसकी विशुद्धि में तेजी आ जाएगी, बहुत फास्ट। अब मान लो ठीक 4 बजे एक जीव ठीक 4 बजे 4 लब्धियों को पार करके करण लब्धि में एंट्री करता है 4 बजे, और एक दूसरा जीव भी बराबर पीछे पड़ा हुआ था, वो भी 4 लब्धि क्रॉस करते हुए और फिर वहां पर आधा कर्ण में पहुंच रहा है। तो एक तो पहले पहुंच गया ऑलरेडी 4 बजे, अब एक अगला पहुंचा, वो 4:01 पर पहुंचा। ठीक है गौतम, 4:01 पर पहुंचा। तो एक तो पहले पहुंचा, वो कहलाएगा उपरिम समयवर्ती, माने जो पहले पहुंचा वो उपरिम, और जो बाद में पहुंचा 4:01 पर, वो कहलाएगा निचले समयवर्ती। निचले माने बाद वाला, पीछे वाला, और उपरिम वाला मतलब पहले वाला, आगे वाला, है ना। तो एक पहले पहुंच गया और एक 1 मिनट बाद पहुंचा। तो यहां ये बताना है कि जो पहले पहुंचा उपरिम समयवर्ती जीवों के परिणाम और निचले समयवर्ती जीवों के परिणाम मिलते हैं माने उनमें मैचिंग हो सकती है। मैचिंग हो सकती है का मतलब, एक पहले आधा कर्ण में पहुंच चुका है और एक लेट आया, तो लेट आने पर भी यदि वह विशेष पुरुषार्थ करे तो उसमें इतनी ताकत है कि वो उसके बराबर कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे यहां पर स्मारक में किसी का एडमिशन हुआ, 25 जून को एडमिशन हो गया, ठीक, और एक विद्यार्थी ऐसा है जो 15 जुलाई को आया, तो जो 25 जून को आया वो कौन सा समयवर्ती कहलाएगा? उपरिम समयवर्ती।
जो पहले आया वो उपरिम, और जो 20 दिन बाद आया 15 जुलाई को तो वो निचले समयवर्ती। 20 दिन का अंतर है। तो मुझे बताना, जो 15 दिन पहले आ चुका है और जो 20 दिन पहले आ चुका है और जो 20 दिन बाद आया है, दोनों की बुद्धि स्तर, पुरुषार्थ दोनों का सेम हो सकता है कि नहीं? मान लो 1 अगस्त को पहला टेस्ट हो आपको बालबोध 1 का, एक आ गया 25 जून को और एक आ गया 15 जुलाई को, 20 दिन लेट आया, और 1 अगस्त को बालबोध 1 का टेस्ट है। मुझे बताओ कि बालबोध 1 के टेस्ट में एक इतने लेट आया और एक इतने जल्दी आया, दोनों सेम हो सकते कि नहीं? और बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बाद वाला आया वो उसको ओवरटेक करके आगे भी बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जरूरी नहीं, ये तो हो सकता है। दूसरा एक ऑप्शन ये भी है, जो पहले आया वो आगे ही रहे, बाद वाला पीछे ही रहे। सारे ऑप्शन हैं। सेम भी हो सकता है एग्जाम दिया, 20 नंबर का टेस्ट था, दोनों के 18-18 नंबर आए, तो दोनों की जो पढ़ाई की तैयारी है, बुद्धि स्तर है, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां तो ये बताना है कि दोनों में समानता हो सकती, मिल सकते हैं, दोनों के मैच कर सकते हैं। एक भले ही लेट आया हो और एक जल्दी आया हो। तो यहां ये सब क्यों बताना चाहते हैं? माने यहां इसलिए बताना चाहते हैं कि कदाचित कोई लेट भी, जिसने अपना प्लान बनाया हो और लेट भी हुआ हो, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पास अभी इतनी ताकत है, यदि वह तीव्र गति से पुरुषार्थ करे तो वह आगे वाले के बराबर भी पहुंच सकता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। माने उसके जो परिणामों की जो वैरायटी है और जो बाद वाले की है, वो उससे मैच कर सकती है, बस इतनी बात है। तो ये बताना है अधा प्रवृत्ति करण में। अभी शब्द शायद ये अर्थ देखते हैं, अधा प्रवृत्ति करण। अधा का अर्थ तो संस्कृत में आपने पढ़ी है। अधा माने क्या होता है? नीचे। प्रवृत्ति माने प्रविष्ट, जो एंट्री कर गया है। प्रवृत्ति माने जो प्रवेश प्राप्त है। नीचे, अधा माने नीचे, और प्रविष्ट माने जो प्रवेश को प्राप्त है, और करण माने ऐसे परिणाम। ये शब्द साथ तो इतना ही अर्थ है। तो यहां क्या कहना है इसका? अभी शब्द से यदि अर्थ करें तो एक अधा माने नीचे है। नीचे का अर्थ पीछे कर सकते कि नहीं? बोलो। जैसे कोई सीढ़ियों पर नीचे है तो पीछे भी है, तो नीचे का अर्थ पीछे है। और जो पीछे है तो उसको हम पीछे भी कहें, निचले भी कहें, नीचे है ना, निचले स्तर पर भी कह सकते हैं, नीचे है तो पीछे कहो, नीचे कहो, एक ही बात है। और जो आगे है, ऊपर की ओर है, आगे भी कह सकते हैं उसको, ऊपर भी कह सकते हैं। तो यहां अधा करण माने, अधा माने जो नीचे, जो बाद में आए हैं, उन जीवों के परिणाम पहले वाले परिणामों से मैच कर सकते हैं। ये कहलाता है अधा प्रवृत्ति करण। ठीक है, ज्यादा कठिन तो नहीं है ना? एक बार और बोलता हूं। अधा प्रवृत्ति करण में इतना बताना है कि कोई जीव पहले से उस परिणाम को प्राप्त कर चुका है और कोई जीव थोड़ा सा लेट होकर उस परिणाम को प्राप्त करता है, तो उसमें दोनों में मैच होने के बराबर चांस हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उससे मिलते हैं। लिखा है जहां उपरिम समयवर्ती जीवों के परिणाम निचले समयवर्ती जीवों से मिलते हैं, वह है अधा प्रवृत्ति करण। नंबर 2, अपूर्व करण। जहां प्रति समय विशुद्धि के परिणाम अपूर्व पूर्व ही होते हैं। अभी ये ध्यान रखना, किन्हीं को थोड़ा विशेष आता हो तो वे सोच रहे होंगे कि अभी तो इसमें ये चीज रह गई। अभी रह कुछ नहीं गई, अभी हमने इतनी बताई है। अभी जब वो आएगा ना थोड़ा सा और, तब उसमें बताएंगे, इसमें भी और डिटेल है, विस्तार है। तो अभी जितनी परिभाषा लिखी उतना ही कहा। अपूर्व करण में
जहां प्रति समय विशुद्धि के परिणाम अपूर्व पूर्व, अपूर्व माने जो पहले नहीं हुए, जो पूर्व में नहीं हो वो अपूर्व माने। अपूर्व करण में ऐसा है, अभी जो आधा कर्ण बताया था ना कि एक 4 बजे पहुंचा और एक 4:01 पर पहुंचा, तो दोनों कवर कर सकते हैं, लेकिन अपूर्व कर्ण में व्यवस्था नहीं है। आगे वाला आगे ही रहेगा, पीछे वाला पीछे ही रहेगा। जो पहले 4 बजे पहुंचा है उसकी विशुद्धि का लेवल स्तर इतना आगे है कि पीछे वाला कितनी ही कोशिश करे वह पीछे ही रहेगा। उन दोनों के परिणामों में मैचिंग का सिस्टम नहीं है ना। मान लो जैसे समझ लो 2 लोगों के पास बाइक है ना, और एक 2-5 मिनट पहले कहीं से यहां से निकल गया, गांधीनगर मोड़ तक जाना है, 1 मिनट पहले निकला और 1 मिनट बाद निकला। दोनों के पास बाइक है, एकदम बढ़िया, अभी नई की नई निकाली है, कोई ऐसी नहीं कि एक की खराब हो और एक की वैसी हो, पुराने टाइप की हो, एक की अच्छी हो, न्यू लेटेस्ट मॉडल वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो एक आगे फास्ट गति से निकला है, दूसरा 1 मिनट बाद निकला है, तो वो उसको कवर कर ही नहीं पाएगा। आगे वाला आगे ही रहेगा, पीछे वाला पीछे ही रहेगा। इसके लिए तो हम एक और दूसरा उदाहरण सोचते हैं। जैसे कोई मान लो बस में एक आगे वाली सीट पर बैठा है और एक पीछे वाली सीट पर बैठा है, एक आगे वाली सीट पर एक पीछे वाली। तो मुझे बताओ, दोनों यदि बस में सफर करते हुए कहीं जा रहे हो, हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान चले जाए, उसी बस में सफर कर रहे हैं, तो पीछे की सीट वाला आगे वाले को कब कवर करेगा? पीछे वाला पीछे ही रहेगा हमेशा, आगे वाला आगे ही रहेगा, कभी कवर नहीं कर सकता। ये अपूर्व करण में ऐसा ही है, क्योंकि दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम है, तो बस समय का अंतर आ गया, तो आगे वाले समय पर जो है तो आगे ही रहना है ना, जो पीछे आया वो पीछे ही रहना है, माने उसमें कभी भी सिस्टम नहीं बिगड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपका लिया था ना एडमिशन संबंधी, अब इसमें इस तरह का सिस्टम, इस उदाहरण में क्या घटाना, यहां तो एक ही क्लास का घटाया था, अब 2 भिन्न भिन्न क्लास का घटाएंगे, है ना, अपवाद को छोड़कर। हाँ, नहीं तो कोई महान आत्मा है वो नया भी सिस्टम लागू कर देंगे। मैं बताता हूं कैसे। अपन जो मैं बता रहा हूं उसी उदाहरण तक सीमित रहना। कौन सा कि एक अभी इस साल 2024 में उपाध्याय कनिष्ठ में जिसने एडमिशन लिया, अगले साल वो किस में आ जाएगा? उपाध्याय वरिष्ठ में, 2025 में। और अब जो 2025 में एंट्री करेगा वहां चेतन धाम के शिविर से, तो वो कौन सी क्लास में रहेगा? कनिष्ठ में रहेगा। साल भर कितनी पढ़ाई करे, 95% लाए, पूरी साल भर मेहनत करके, तो 1 साल में वो कहां आएगा? अगले उपाध्याय वरिष्ठ में। और जो वरिष्ठ में आ चुका है पहले ही, वो भले ही कुछ नहीं पढ़ता हो, एकदम गधा नंबर 1 का हो, 35% से पास हो, वो कौन सी क्लास में जाएगा? वो फर्स्ट ईयर में जाएगा। क्यों? उसने 95% लाया तो भी वरिष्ठ में ही आया, और ये कुछ नहीं पढ़ता तो भी कहां पहुंच गया? फर्स्ट ईयर में। दोनों की क्लास में तो जो अंतर है वो अंतर रहेगा, उन दोनों की क्लास में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। भले ही ये कितनी मेहनत करने वाला हो, पढ़ने वाला हो, होशियार हो, लेकिन आगे वाला आगे रहेगा। विदाई समारोह है उस गधे का पहले होगा। गधे मतलब कह रहे हैं ऐसा, गधे मतलब जो कम पढ़ता है उसका पहले विदाई समारोह होगा। और ये कितनी परफेक्ट हो, अच्छा प्रवचनकार बन जाए, खूब आइडियल स्टूडेंट ऑफ अवार्ड मिल जाए और सब एंगल से खूब पुरस्कार मिल जाए, लेकिन मुझे बताओ विदाई समारोह है इसका तो बाद में ही होगा। कोई कहे नहीं मैं बहुत होशियार हूं, मेरा पहले करो, होगा। तुम बने रहो कहीं के होशियार, मेरिट होल्डर हो जाओ, लेकिन विदाई समारोह तुम्हारा बाद में ही होगा, क्योंकि क्लास ही अलग है ना। तो यहां अपूर्व करण में आगे वाला जो पहले पहुंचा है उसकी क्लास ही अलग है, उसकी क्लास से इसकी क्लास की कोई मैचिंग नहीं है। इसलिए अपूर्व करण में परिणाम अपूर्व अपूर्वी होते हैं, आगे वाला आगे रहता है, पीछे वाला पीछे ही रहता है।
ऐसा है। 2 हो गए। अब नंबर 3, अनिवृत्तीकरण, जहां त्रिकालवर्ती नाना जीवों के परिणामों में भेद नहीं होता। यहां अनिवृत्तीकरण, आ माने नहीं, निवृत्ति माने भेद और करण माने परिणाम। जहां पर त्रिकालवर्ती नाना जीवों के परिणामों में अंतर नहीं होता, सेम टू सेम, चाहे वह भरत क्षेत्र का जीव हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र का हो, चाहे विदेश क्षेत्र का हो, जो जीव अनिवृत्तीकरण में पहुंचे हैं, अनिवृत्तीकरण में जो एक साथ पहुंचे हैं, उनके परिणाम सेम टू सेम ही होंगे। मान लो एक कोई सीमंदर स्वामी के समो शरण में भी बैठा हो और एक को कहीं जगह ही नहीं मिली हो, कहीं का कहीं पड़ा हो, लेकिन दोनों सेम टाइम पर अनिवृत्तीकरण में पहुंचे हैं, तो दोनों के परिणामों में समानता ही होगी। उनमें अनिवृत्ति माने भेद, आ माने नहीं, भेद नहीं होगा, सेम टू सेम ही रहेंगे। तो त्रिकालवर्ती, और हमने तो अभी क्षेत्र में कह दिया भिन्न भिन्न क्षेत्र वाले, और 3 कालवर्ती, माने 3 कालवर्ती चाहे भूत वर्तमान भविष्य कहीं का ले लो, माने जो जीव अनिवृत्तीकरण के उस अलग जो उसकी समय की जो विशुद्धि के माप हैं, मान लो उदाहरण के लिए, वैसे अनिवृत्तीकरण का तो काल अंतर मुहूर्त है, मान लो अपन ने 5 समय माना, तो जो तीसरा समय है, इस तीसरे समय पर जो जीव है, अब ये क्षेत्र की दृष्टि से देख लो चाहे काल की दृष्टि से देख लो, इस समय पर जहां जहां के जो जीव, जिस काल के जो जीव इस पॉइंट पर होंगे, सबके परिणाम इस पॉइंट पर सेम ही होंगे, नो चेंज, है ना। अब क्षेत्र की अपेक्षा देख लो, भरत ऐरावत विदेश क्षेत्र देख लो, कहीं का देख लो, अथवा काल का देखना हो तो काल में इन कालों का भी देख लो, चौथा काल, 5वां काल, कहीं का काल, अथवा पहला दूसरा तीसरा कोई भी काल देख लो, किसी भी काल का जीव हो, अनिवृत्तीकरण के इस पॉइंट पर यदि आता है तो उसके परिणाम समान ही होंगे इस पॉइंट पर, ऐसा है। तो इस तरह से हमने आधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण का अभी सामान्य स्वरूप देखा। ये हमें ध्यान रखना है कि ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा से तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जब एक का देखेंगे तो एकदम अलग ही समझ में आएगा। अभी इनमें हमें थोड़ा सा और देखना है। अभी तो एक सामान्य उदाहरणों से कहा, कल अपन और जब चर्चा करेंगे, कल एकदम फाइनली है, इन पर चर्चा करेंगे और फिर एक व्यक्तिगत के भी परिणामों पर चर्चा करेंगे और फिर अंततः तीनों करण के समापन पर सम्यक दर्शन हो जाता है, तो उसकी भी बात कर लेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया। अभी एक एक परिभाषा। अभी यहां कल अपन को क्या देखना है, आधाकरण में भी जो 2 वैरायटी के जीव लिए ना, तो एक इसमें भी हर एक में 2-2 पॉइंट हैं। 2-2 पॉइंट कैसे? आधाकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम और एक समयवर्ती जीव के परिणाम, उनकी तुलना करेंगे। फिर अपूर्वकरण में भी भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम, और अनिवृत्तीकरण में भी ऐसा ही है, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम। इनमें क्या सिस्टम बैठता है तो वो चर्चा अपन आगे करेंगे। तो ये तीनों करण परिणामों की चर्चा करेंगे और फिर ये तो हुई नाना जीवों की अपेक्षा से। फिर एक जीव की अपेक्षा से किस तरह से स्वरूप बनता है उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। अभी का अपना समय यहां पर ही पूरा होता है। इतनी बात करते हुए बोलो, प्रश्न है? हाँ, इनका प्रश्न है यहाँ पर परिणामों से क्या लेना देना है, क्या मतलब है, विकल्प हैं कि आत्म परिणाम है, कैसे हैं? यहां ऐसे परिणाम लेना है जो आत्मा की ओर उन्मुख हैं। ऐसे परिणाम, ऐसे विशुद्धतम परिणाम
कि जो अब बिल्कुल जिसमें आत्मा का जो उपयोग है अब आत्मा के सन्मुख झुक रहा है। अभी तक के तो परिणामों में ऐसा हो सकता था कि देव शास्त्र गुरु के प्रति भी हो, अन्यत्र भी हो, मंद कषाय रूप हो। अभी तो ऐसे परिणाम आत्माभिमुख परिणाम जिसको अपन कह सकते हैं विशुद्धि के हैं। अभी भी देखा जाए तो कषाय की मंदता सहित ही है। अभी आत्मानुभूति तो हुई नहीं, आत्मा का तो अनुभव हुआ नहीं, आत्मा का निर्णय भी नहीं हुआ, तो हैं तो वे मंद कषाय रूप ही। जो अपन ने देखा ना तत्व ज्ञान की निर्मलता वाले, तत्व ज्ञान बिल्कुल निर्मल हो रहा है जिसका तत्व ज्ञान माने वस्तु स्वरूप का बिल्कुल यथार्थ ज्ञान पर जो पहुंच रहा है, और ऐसा कहें कि बिल्कुल भेद विज्ञान के सन्मुख परिणाम। भेद विज्ञान नहीं हुआ अभी, लेकिन भेद विज्ञान बस होने ही वाला है। इतने आत्मा के निकट हुए परिणाम वे करण लब्धि के परिणाम कहलाते हैं। ठीक है, और फिर कल और अपन करेंगे बात, अभी अपन पूरा करते हैं। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की।